एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो अब बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। सबसे पहले तो देखो, वैसे तो दोनों सेमेस्टर के लिए वीडियो उतनी ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी जितनी पहले सेमेस्टर वालों के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये है ना कि आप लोगों का एग्जाम पहले है तो आप लोग थोड़ा चीजें ध्यान से करके चलना। इससे पहले वाली जो मैंने डीएलएड के बारे में वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो रहता है ना कि आपके बहुत सारे डाउट रह जाते हैं। उस वीडियो में आपने जितने भी कमेंट किए थे, आपने क्वेश्चन से रिलेटेड की क्या क्या चीजें रहती हैं, जितने भी आपने क्वेश्चन रखे थे वो सारे क्वेश्चन मैं इस वाली वीडियो में कवर कर लूंगी। क्योंकि अभी इस टाइम तक मेरे पास जितने क्वेश्चन आए हैं, अभी आई थिंक आज है 24 अक्टूबर और आज अभी बज रहे होंगे शायद 4:30 या 4:45 के करीब टाइम हो रहा होगा। इस टाइम तक आप सभी के जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी क्वेश्चन मैंने रख लिए हैं। आज उन्हीं सभी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर कर दूं। किसी का क्वेश्चन आ रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में न्यू एडमिशन कब होंगे, तो देखो आप थोड़ा सा ठहर जाओ, अभी आपके एडमिशन का टाइम है। अभी है, मुझे लगता है शायद 1-2 मंथ, पता नहीं कितना लग सकता है। देखो ये ना चीजें आपको थोड़ा सा खुद देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ पर कैसे चीजें रहने वाली हैं ये, क्योंकि इसका भी मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता। क्योंकि मेरा खुद से एडमिशन जो हुआ था वो डायरेक्ट एडमिशन लिया था मैंने, काउंसलिंग के थ्रू, या जो मतलब स्टार्टिंग में जो फॉर्म फिल करना होता है उस टाइप से मैंने नहीं लिया था। तो इसलिए पहले सेमेस्टर में जिनको अभी एडमिशन लेना, थोड़ा सा ठहर जाओ, एक बार एटलीस्ट पहले सेमेस्टर वालों के एग्जाम हो जाने दो, शायद तभी होंगे आप सभी के न्यू एडमिशन स्टार्ट। तो अभी चलो मैं आप सभी के क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। मैंने आज अलग से क्वेश्चन लिख लिए थे ताकि ऐसा ना हो कि मैं कोई क्वेश्चन भूल जाऊं या कोई क्वेश्चन रह जाए। सभी क्वेश्चन मैं आप सभी के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। और कुछ चीजें जैसे कि कॉपी में कितना लिखना होता है, ये सब चीजें देखो मैं क्या कोई भी इतना श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता कि आपको किस क्वेश्चन में कितना लिखना है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम आपका बचा हुआ है, कोई क्वेश्चन आपको कितने अच्छे से आ रहा है, उसी क्वेश्चन को आप उसी के अकॉर्डिंग लिखते हो। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया आपको 4 लाइनें लिखनी है तो आपको 4 ही लाइनें लिखनी है, ऐसा नहीं होता। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप अच्छे से कर सकते हो उसको थोड़ा अच्छे से कर दो। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे, फिर ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर नहीं तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आया था मेरे पास। किसी का क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली में, इन्होंने बोला था कि पवन सीरीज से ही आता है पूरा पेपर, डिट्टो पवन सीरीज से आता है। कॉपी जो चेक करते हैं एग्जामिनर वगैरह, ये भी पूरा एकदम पवन सीरीज को देखकर ही चेक करते हैं। जिसने वो लिखा हुआ है डिट्टो उसको अच्छे नंबर मिलेंगे, वो पास हो जाएगा, और जो नहीं लिखेगा इस टाइप से उनके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, उनका ऐसा कहना था। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। टीचर्स हैं वो हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा उनको नॉलेज है उस बारे में। ऐसा नहीं है कि वो वहां पर सीरीज लेकर बैठेंगे, इतनी छोटी छोटी सी चीजें उन सबको पता होती है भाई ये सब चीजें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ पवन सीरीज से आता है या फिर सिर्फ राजन सीरीज से आता है। ये है कि आपको जो भी कुछ चीज आपको पता हो, आपको जनरल भी इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि आपको वो खुद से ही लिखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी सीरीज से आता है, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। मेरे पास किसी का क्वेश्चन आया था कि दीदी हम बिल्कुल डिट्टो सीरीज से याद करके बिल्कुल वही लिखना होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। आप खुद ही सोचकर देखो भाई, आप इतनी बड़ी क्लास में आ चुके हो, मतलब इतनी बड़ी आप टीचर बनने वाले हो, पढ़ाने वाले हो, आपको नहीं लगता कि मतलब ऐसा कहाँ होता है कि आपको डिट्टो बिल्कुल वही चीजें रटकर लिखनी है? ऐसा तो कोई भी टीचर, कोई भी एग्जाम नहीं चाहता कि वही बच्चा जो है वही चीजें पढ़े और बिल्कुल वही चीजें लिख दे। फिर उसमें उनकी नॉलेज कैसे चेक करेंगे? वो हमारी नॉलेज तो चेक करते हैं ना एग्जाम के थ्रू। ये थोड़ी ना कि आपने कुछ चीजें याद की उसको तुरंत वैसा का वैसा ही लिख दिया, इससे हमारी नॉलेज कहाँ चेक हुई? है तो हमारी स्मृति को बताता है ना कि हमारी स्मृति कितनी अच्छी, चीजों को याद करने की पावर कैसी है। तो ऐसा नहीं होता। अपने शब्दों में आपको जितना याद है आप जितना बेहतर लिख सको, ये होता है पढ़ने का मतलब। जैसे आपने कोई सीरीज पढ़ी, जैसे मैं बात करूँ ना, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी आप एक दिन में कैसे पढ़ लेते हो? क्योंकि मैं एक दिन में सिर्फ उस बुक को ना, मतलब जो भी सीरीज होती है, बुक तो मैं नहीं पढ़ रही, जो भी सीरीज होती है मैं उसको पढ़ लेती हूँ कि हाँ इसमें ये चीजें हैं, यही चीजें हैं। ऐसा नहीं कि मैंने उसको बिल्कुल रट लिया कि हाँ बिल्कुल ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ऐसा कुछ नहीं। बस एक बार पढ़ लिया, मतलब निगाह से निकाल लिया कि हाँ क्या क्या चीजें रह सकती हैं, किस टाइप से थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो जो पवन सीरीज वाले का क्वेश्चन था मैंने आंसर कर दिया। सेकंड क्वेश्चन था कि राजन सीरीज से पढ़ने पर कितने % आ सकते हैं? कैसे कैसे क्वेश्चन करते हो? पहले तो मुझे ये चीजें समझ नहीं आती। देखो कुछ भी फिक्स नहीं होता कि किस सीरीज से पढ़ने पर कितने नंबर आएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छे से पढ़ा है, आपने वहां पर कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है पेपर के अंदर, मतलब आपने कितने अच्छे से चीजों को लिखा है, क्या क्या चीजें यूज की हैं, कितनी सफाई से आपने लिखा है। तो सीरीज पढ़ने से कितनी % आएगी ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो आपके 80+ तो आ ही जाएंगे आराम से, अगर आपने सही से अच्छे से चीजें पढ़ रखी हैं तो। और थर्ड क्वेश्चन था कि क्या सारे क्वेश्चन राजन सीरीज से बन जाते हैं? ऐसा नहीं होता कि आपको हर एक क्वेश्चन किसी का पढ़ाया हुआ ही मिलेगा, चाहे वो राजन सीरीज से हो या पवन सीरीज से हो या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया गया, जरूरी नहीं है। और स्पेशली जो मैं बात करूं सामाजिक विज्ञान वाला जो पेपर होता है, इसमें कुछ ना कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस आ जाती है। मतलब जो आपको लगेगा कि ना तो आपने सीरीज से कहीं से पढ़ा, ना शायद आपने ऑनलाइन पढ़ा, लेकिन कुछ चीजें ऐसे जनरली भी पूछ ली जाती हैं।
तो इसलिए ध्यान रखना है कि हर एक चीज आपको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पेपर उसी में से बनाकर देंगे जो भी आप सीरीज या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन था कि अति लघु में कितना लिखना होता है। तो देखो, अगर मैं बात करूं मैं अपना कितना लिखती हूँ अति लघु में, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि बिल्कुल एक ही लाइन का या एक ही वर्ड वाला पूछ रखा है उसमें मैं पूरा बस एक ही लाइन लिखती हूँ। लेकिन जिसमें लगता है कि शायद थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जैसे कि मान लेते हैं 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक अति लघु में पूछा गया है कि हरित क्रांति कब आई, मतलब उसका सन क्या है, ये पूछा गया, तो आप उसमें उसका सिर्फ सन बताओगे। दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं अति लघु में ही एक और क्वेश्चन आया कि हरित क्रांति के बारे में बताइए, तो अब आपको इसमें 2 से 3 लाइनें तो लिखनी ही पड़ेंगी। इसलिए मेरा तो यही रहता है, जिसमें बिल्कुल टू द पॉइंट पूछा हुआ इसमें उतना ही लिखना, और जिसमें थोड़ा सा पूछा है कि हरित क्रांति का क्या मतलब है उसमें 3 से 4 लाइन मैक्सिमम बस होते हैं, 3 से 4 लाइन। तो मैंने बता दिया कि अति लघु में आप 3 से 4 लाइन लिख सकते हो अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो। अगर एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ सन वगैरह पूछा हुआ है, कोई ऐसी छोटी सी चीज पूछी हुई है, तो आप उसको जनरली 1-2 लाइन में भी लिख सकते हो। 5वां क्वेश्चन है आप सभी का कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो होते हैं इसमें कितना लिखना होता है। तो देखो, ये भी टाइम पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है या कोई क्वेश्चन आपको कितने अच्छे से आ रहा है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हो, आपको पता हो, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं तो कम से कम 1 से 1.5 पेज मेरा लग जाता है। और अब आपको लगेगा कि इतना सारा क्यों लिखते हो दीदी 1 से 1.5 पेज एक क्वेश्चन के अंदर। देखो, मैं ना राइटिंग मेरी बहुत बड़ी बड़ी है और बहुत दूर दूर लिखती हूँ मैं वर्ड्स। जैसे एक वर्ड इधर लिखा तो एक थोड़ा सा दूर, मतलब काफी गैप रहता है मेरी राइटिंग में, ऐसा नहीं है। और फिर बड़ा भी लिखती हूँ, तो इसलिए मेरा 1 से 1.5 पेज ना ऐसे ही भर जाता है, पता भी नहीं चलता। मतलब माइंड में चीजें चलती रहती हैं, कुछ बच भी जाता है, इसलिए 1 से 1.5 पेज बहुत जल्द भर जाता है। मैं क्योंकि राइटिंग मेरी बड़ी बड़ी है, लेकिन अगर आप लिखोगे तो शायद मुझे लगता है 1 पेज में भी काफी आ जाएगा आप सभी का। तो ये चीजें मुझे बतानी थी, मैं अपना बता रही हूँ। लेकिन आपको जितना क्वेश्चन आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, 1.5 पेज 1 पेज। तो मैं 1 से 1.5 पेज का लिख देती हूँ अगर मुझे कोई क्वेश्चन अच्छे से आ रहा होता है। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन में बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, क्या चीज हो सकती है ये, जैसे कुछ कुछ वर्ड्स ही ना ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आएगा कि इसका क्या मतलब होता है, तो इसलिए उसमें तो फिर भाई उसमें तो मतलब आधा पेज लिखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन कितने सही से आ रहा है। 6ठा क्वेश्चन है, किसी ने पूछा था कि हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं क्या। तो भाई मत ही करना, अच्छा नहीं लगता हाइलाइटर वैसे भी, और ना ही यूज कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं, और अच्छा भी नहीं लगेगा, सही बता रही हूँ। यूज भी मत करना ऐसी चीजें, हाइलाइटर वगैरह। देखो, हाइलाइटर अलग होता है, स्केच अलग होता है। स्केच आप यूज कर सकते हो, मैं तो हमेशा पेपर में यूज करती हूँ, पर मैं कलरफुल स्केच नहीं यूज करती कि एक मतलब कहीं पर ग्रीन यूज कर लिया, कहीं पर पिंक यूज कर लिया, ऐसा नहीं। सिर्फ एक माइल्ड सा कलर, मतलब जो बहुत ज्यादा आंखों में चुभे से ना, मतलब जो एकदम चटक मटक सा ना लगे बहुत ज्यादा। इसलिए या तो मेरे पास ब्लू रहता है या फिर मेरे पास पर्पल कलर का रहता है। इन दोनों में से मैं कोई भी एक कलर का, सिर्फ एक ही, पूरे कॉपी के अंदर सिर्फ एक ही यूज करती हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं पर नीला, कहीं पर काला, कहीं पर पिंक और कहीं पर ऑरेंज, कहीं पर येलो, ऐसे अलग अलग कलर से नहीं यूज करती मैं। सिर्फ एक ही कलर से पूरी कॉपी के अंदर जहां पर भी मुझे कोई वर्ड अंडरलाइन करना होता है उसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ उसी स्केच से। तो एक क्वेश्चन आया था, 7वां क्वेश्चन ले लेते हैं कि रेड या ग्रीन पेन का यूज कर सकते हैं क्या। बिल्कुल भी मत करना, रेड और ग्रीन पेन बिल्कुल यूज मत करना। रेड टीचर्स के लिए होता है, ग्रीन शायद प्रिंसिपल वगैरह के लिए होता है। तो रेड और ग्रीन दोनों पेन यूज मत करना, और जेल पेन भी यूज मत करना। हो सके जितना हो सके आप बॉल पेन ही यूज करना, राइटिंग का चाहे आपको जैसा भी लगता है। जेल पेन से लिखा हो ना बहुत जल्दी खराब हो जाता है, आपको ये सभी चीजें समझ नहीं होगी। जैसे आपको कुछ थोड़ा सा भी पानी अगर गिरा तो जेल पेन का लिखा हो सबसे पहले बेकार होता है, तो जेल पेन मत यूज करना अगर हो सके तो। बाकी ठीक है, अगर आपको लगता है कि मतलब अच्छी राइटिंग आ रही है तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन मुझे लगता है इतने ही आए थे मेरे पास, और मैं देख लेती हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि दीदी, रिया का था, रिया यादव, की दी फोन लेके जा सकते हैं क्या, या बैग, मतलब जो बैग आप लेके जा सकते हो। देखो, जब आप स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जहां पर आपका एग्जाम होगा तो वहां पर आप अपना बैग लेकर तो जा सकते हो। लेकिन ये रहता है कि कुछ कॉलेज वाले तो आपको अलाउ कर देंगे कि आपका बैग रखने की अंदर व्यवस्था होगी, वहां पर आपका बैग रखवा देंगे। ऐसा हो सकता है कि एक जगह आपसे पैसे ले सकते हैं 5-10 रुपए बैग रखने के, लेकिन कहीं कहीं का ऐसा होता है कि आपसे पैसे नहीं लेते। जैसे मैं अगर बात करूं, जहां मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिए थे वहां पर बैग रखने की फीस ली जा रही थी 10-10 रुपए, फोन रखने की अलग से फीस ली जा रही थी। अगर आप फोन लेकर जाते हो तो अपने बैग में नहीं रखने देते वो फोन, ये चीज भी याद रखना, क्योंकि उनका तो बेनिफिट है, उनको तो पैसे मिलेंगे। वो बोलते हैं हमेशा कि फोन की जिम्मेदारी हमारी नहीं। अगर आपने बैग में फोन रखा, फोन को आप अलग से जमा कराओ, उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो 10 रुपए आपके बैग के, 10 रुपए आपके फोन जमा करने के, ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत ही कम ऐसे कॉलेज वाले होंगे जो बिना पैसे के करते हैं। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में जहां मेरा एग्जाम पड़ा था, मतलब जो मेरा एग्जाम सेंटर था, वहां स्कूल वालों ने अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। एक कमरा अलग से बुक कर रखा था, वहां पर आपका बैग सबमिट हो रहा था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया था। आराम से कभी भी आप अपना बैग रखो, कभी भी आप अपना बैग लेकर जाओ। जैसे इंटरवल होता था बीच में, तो आप अपना बैग निकालकर उसमें से कॉपी किताब निकालकर पढ़ सकते हो। तो इसलिए अपना बैग लेकर जा सकते हो, और अपना जो फोन है आप वो भी लेकर जा सकते हो। बस आप उसको
ये मत समझना कि आपको मैं ये बोल रही हूँ कि पेपर के अंदर लेकर जाना है। पेपर के अंदर नहीं, आप कॉलेज के अंदर लेकर जा सकते हो लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर नहीं। और ये भी ध्यान रखना, अपना पहले ही देख लेना कि वहां पर फोन वगैरह रखने की व्यवस्था हो। कभी पता चले आपको, फिर जल्दबाजी में पता क्या करते हैं बच्चे कि आसपास में किसी दुकान पर किसी अंकल को बोल दिया कि अंकल मेरे फोन का ध्यान रख लेना तब तक जब तक मेरा एग्जाम होता है, और पता चला कोई लेकर उड़ गया। तो इसलिए चीजें ये भी ध्यान रखनी है आपको, पहले ही एकदम ध्यान रख लेना कि यहाँ पर फोन सबमिट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। नहीं तब अपने भाई बहन मम्मी पापा जिसके भी साथ आए हो आप उनको दे सकते हो फोन। तो यही क्वेश्चन थे। हाँ, अभी बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। मैंने आप सभी के सारे ले लिए और वीडियो भी काफी बड़ी हो चुकी है। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देती हूँ। जैसे कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे कि दीदी कुछ पॉइंट्स बताना जिससे कि अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मेरे तो खुद ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आते, मैं खुद 10-15 दिन तो इतनी मुश्किल से पढ़ा। देखो 11 तारीख से पढ़ना शुरू किया था, उसके बाद बीच में फेस्टिवल आ गए, दीपावली और ये सब, दीपावली भैया दूज गोवर्धन ये सब, घर की साफ सफाई, इन सब चीजों में ऐसा टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। आज मेरी पूरी बुक्स हो चुकी है कंप्लीट। पूरी बुक्स कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि मैंने सारी जितनी 8 की 8 बुक्स थी मैंने उनको बिल्कुल रट लिया, ये कर लिया वो कर लिया। सिर्फ एक बार पढ़ ली है, मतलब बस एक बार ये बोल सकती हूँ कि हाँ मैंने सारी बुक्स एक बार पढ़ ली है। ऐसा नहीं है कि मैंने बस मुझे सब चीजें याद है कि मैंने ये चीज यहाँ पर पढ़ी थी, ऐसा नहीं है। तो मेरे नंबर तो ज्यादा नहीं आते लेकिन आप सब भी कह सकते हैं मेरी राइटिंग भी ज्यादा अच्छी नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे, देखो क्वेश्चन ये था कि अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ थोड़ी बहुत कुछ अगर टिप्स आपको गाइडेंस कर सको तो ठीक है, मैं बताने की कोशिश करूंगी। सबसे पहला मैटर करता है कि अच्छी राइटिंग हो, जो कि मेरी नहीं है। सबसे पहला तो यही है कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। सेकंड है कि आपने शब्दों का चुनाव बहुत अच्छे से कर रखा हो, मतलब ये चीजें मैंने पहले अलग से लिख ली थी ताकि ऐसा ना हो कि मैं कुछ भूल जाऊं। तो दूसरा है कि आपने शब्दों का चुनाव बहुत अच्छे से कर रखा हो, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, मतलब अच्छे से अच्छे शब्दों में कम से कम शब्दों में आपको अच्छे से अच्छे शब्द यूज करने हैं। कहने का मतलब यह है कि चाहे आप थोड़ा लिखो लेकिन उसमें आपने शब्द ऐसे ऐसे लिख रखे हो कि अधिगमकर्ता का ये करने के लिए मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर रखे हो कि हाँ टीचर को लगे कि हाँ अच्छा है, मतलब बहुत कुछ अच्छा लिख रखा है। और थर्ड है कि जितना भी हो सके कटिंग या मिस्टेक वगैरह मत करना। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा या कुछ लिखा, आंसर लिखा, फिर गलत कर दिया, उस पर कट कर ऐसे कट लगा दिया उसमें, फिर उसको पेन से ऐसे कर दिया, ये सब चीजें मत करना। और हाँ, जरूरत नहीं होती वैसे इतना ज्यादा कि आपको व्हाइटनर लगाना ही है, व्हाइटनर लगाने की कुछ नीड नहीं रहती। अगर आपको कोई वर्ड गलत हो गया तो उस पर 1 या 2 बस 2 लाइनें खींच दो कि ये वर्ड गलत है, इतना बहुत होता है। और फोर्थ ऑप्शन ये है कि आपको जितना हो सके ना वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां होती है, जैसे कि आपने किसी में किधर को मात्रा चढ़ा दी, बीमारियां लिखना था आपने इसको इधर को मात्रा चढ़ानी थी, आपने दूसरी साइड मात्रा चढ़ा दी, तो ये चीजें आप याद रखना। ऐसे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां अगर आप गलत करोगे तो नंबर अच्छे आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्योंकि प्राइमरी टीचर के लिए होता है, आप सभी को पता है, डीएलएड आप पढ़ाने जा रहे हो, आप शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आपकी राइटिंग में भी इस तरह की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, ये चीजें भी देखी जाएंगी। इसलिए अपना जितना हो सके वर्तनी संबंधी अशुद्धियां मतलब ये करने की कोशिश कम से कम हो। पांचवा है कि हाँ, जहां नीड हो मतलब आपको वहां डायग्राम जरूर बनाना है। किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डायग्राम हो गया, कोई फ्लो चार्ट हो गया, कुछ आपको मैथ से रिलेटेड कुछ बनाना हो गया, तो ये चीजें बना लेना अच्छे से, और पेंसिल से बनाना तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए अगर कहीं पर भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपको नीड है यहाँ पर बनाने की तो बना देना, और जहां पर शायद नीड भी ना हो लेकिन आपको लग रहा है कि शायद अगर मैं ये बना दूंगा तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन चीजें हो पाएंगी, वहां पर भी बना देना। छठा है कि हाँ, परिभाषाएं भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि परिभाषा लिखने से बहुत अच्छे से क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाएगा तो काले पेन से अच्छे शब्दों में उस परिभाषा को आप लिख सकते हो, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उसका। परिभाषा आपको पता होना चाहिए कि आप कोमा लगाकर दोनों साइड से ऐसे ऐसे करके लिखना। आपने उसमें देख लेना, आपको सीरीज में देख लेना कि किस टाइप से परिभाषा लिखी जाती है, एक कोमा लगाकर फिर ऊपर से 2 कोमे लगाकर तब किसी परिभाषा को लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, जैसे जितने भी आप हेडिंग्स डालते हो उन सभी को ना अंडरलाइन कर देना। जैसे कि किसी ने पूछा कि जैसे हम सेकंड वाली बुक का मान लेते हैं कि अधिगम विकलांगता का कितने प्रकार होते हैं, अगर इसमें ये पूछा गया, जब आप उसमें लिखोगे कितने प्रकार की होती हैं, तो उसमें जब आप अलग अलग हेडिंग बनाओगे कि फर्स्ट प्रकार ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, उन सभी को जो आप लिखोगे ना उनको अंडरलाइन कर देना, वो अलग से दिख जाता है बहुत अच्छे से। क्योंकि आप सभी को पता है जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हर एक पॉइंट को इतना डीपली पढ़ेंगे, इतना ध्यान देंगे, लेकिन जितना भी वो पढ़ते हैं वो तो देखो उन पर डिपेंड करता है कि कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं। क्योंकि जितना मैंने भी ऑनलाइन देखा तो ये देखा है कि काफी फटाफट वो कॉपी चेक करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कॉपियां होती है चेक करने के लिए। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपने कुछ अच्छा लिखा है, एग्जामिनर का ध्यान उस चीज पर जाए, तो आपको उस चीज को अंडरलाइन कर देना, ताकि एग्जामिनर जब भी कॉपी खोले तो उसकी निगाह सबसे पहले वहीं पर पड़े कि आपने यहाँ पर कुछ चीजें लिख रखी हैं अच्छी। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी सी चीजें याद रखनी। कॉपी को ज्यादा से ज्यादा मतलब सही रखने की कोशिश करनी है, गंदी वंदी नहीं होनी चाहिए।
मतलब कुछ भी कहीं कटिंग ज्यादा कर रखी है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां ज्यादा है, कहीं स्पेस बहुत ज्यादा छोड़ दिया कि मतलब आपने शुरू में ही जैसे आपको अति लघु क्वेश्चन नहीं आ रहे थे तो आपने सोचा कि इनको जगह छोड़ देता हूँ और लघु क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन ये इस तरह से जगह छोड़ने से बेहतर है कि आप पहले लघु क्वेश्चन कर लो फिर अति लघु कर लेना, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बस क्वेश्चन नंबर सही सही डाले हुए होने चाहिए, उससे कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपको जौन सा क्वेश्चन पहले आ रहा वही क्वेश्चन पहले करना, जरूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके लिए स्पेस छोड़ दिया फिर बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे। वो स्पेस छोड़ने से बेहतर है कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले कर लो। तो यही चीजें बतानी थी। आई होप कि ये सभी छोटी छोटी चीजें आप सभी की हेल्प करेंगी, स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जो बहुत ज्यादा थोड़े से डरे हुए होंगे। तो इतना भी डरने की कोई बात नहीं है और ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है ये डीएलएड के बारे में मेरी लास्ट वीडियो है, तो ऑल द बेस्ट सभी को जिनके भी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में अच्छे से देकर आना अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। और हाँ क्या बोल रही थी मैं, हाँ कमेंट कर देना आप सभी कुछ क्वेश्चन हो तो, बाकी कमेंट में मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।